बहू, फोन पर बात करना बंद कर और जाकर अपनी ननद के लिए पानी गर्म कर दे। वह कब से आवाज़ दे रही है, मगर तू तो फ़ोन लेकर अपनी माँ से बात करने खड़ी हो जाती है। जाने कौन सी रिपोर्ट देनी रहती है। नव्या अपनी सास को पीछे से देखकर चौंक गई थी और एकदम हड़बड़ा गई। जी मम्मी जी, अभी करके देती हूँ। किचन में आकर नव्या बड़बड़ाने लगी। ये महारानी तो यहाँ आकर पड़ गई है। पता नहीं प्रेगनेंसी में मायके में आकर भाभी से सेवा करवाने का यह कौन सा रिवाज है जिसमें भाभी तंग होती रहे मगर किसी पर कोई असर नहीं होता। नव्या ने पानी गर्म किया और ननद के कमरे में ले गई। लो दीदी, पानी गर्म कर दिया। पानी देखते ही नव्या की ननद सीमा ने कहा, अब ज़रूरत नहीं है, पहले लाना था। अब आवाज़ दे रही थी, सीमा ने पढ़ते हुए कहा। तो नव्या कहने लगी, दीदी मेरी मम्मी का फ़ोन था और इसीलिए मुझे आवाज़ का पता नहीं चला। सीमा बिस्तर पर लेटे हुए गुस्से में बोली, भाभी मैं जब से आई हूँ तब से तो आपका यही चल रहा है, बार बार आवाज़ देनी पड़ती है। ज़ोर से आवाज़ देती हूँ तो मेरे पेट में दिक्कत होती है। तभी सासू माँ ने आकर कहा कि ऐसा कर बहू, आज से तो इसके कमरे में ही रहेगी जिससे आवाज़ लगाने में दिक्कत ना हो। यह सुनकर तो नव्या के पैरों से मानो ज़मीन ही निकल गई और वह मन में सोचने लगी कि पहले क्या कम दुखी थी मैं इसके आने से, जो मेरा थोड़ा सा भी आराम ये छीन लेना चाहती है। लेकिन नव्या चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। वह समझ गई थी कि अब उसका रात का आराम भी गया, क्योंकि उसकी ननद सीमा को रात को नींद नहीं आती थी और वह रात भर मोबाइल में वीडियो देखती थी। नव्या ने सोचा कि माँ जी से कुछ कहने की बजाय पति से ही बात करूँगी। अभी कुछ कहा तो बेकार में मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जैसे ही रात को उसका पति तरुण घर आया तो पानी देने के बाद उसने धीरे से कहा कि तरुण, एक तो सारा दिन मैं कितना काम करती हूँ क्योंकि आपकी बहन ऐसी हालत में हमारे घर रह रही है। उनकी सारे दिन की जी हजूरी करनी पड़ती है और रात तो आपकी मम्मी ने हद कर दी। वह कह रही हैं कि मुझे अब से सीमा दीदी के कमरे में सोना पड़ेगा। वह तो रात को बहुत देर से सोती हैं और मोबाइल चलता रहता है। मैं तो उनके कमरे में परेशान हो जाऊंगी क्योंकि वह लाइट भी बंद नहीं करती। नव्या के चेहरे पर परेशानी देखकर तरुण ने कहा, नव्या मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, मगर सच तो ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी परेशानी से ज़्यादा इस वक्त दीदी इम्पोर्टेंट है। रात को अगर दीदी को कोई ज़रूरत हुई तो उनको तुम्हारी ही तो ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर नव्या ने कहा कि तरुण, उनके कमरे में मम्मी भी तो हो सकती है ना, और कोई इतनी ज़रूरत भी तो नहीं होती है। ये सुनकर तरुण सोच में पड़ गया। रात के समय जब नव्या अपना तकिया लेकर सीमा के कमरे में जाने लगी तो माँ ने सामने ही तरुण ने कहा, अरे नव्या, वहाँ सोने कहाँ जा रही हो? तुम रात को सो नहीं पाओगी। यह सुनकर शारदा जी बोल पड़ी, क्यों नहीं सो पाएगी? उसको मैंने ही उसे कमरे में सोने के लिए कहा है, क्योंकि अब सीमा को अभी कभी भी दिक्कत हो सकती है। अकेली होगी तो भला किसको आवाज़ लगाएगी? तरुण ने कहा कि मम्मी, नव्या को 5 बजे उठना होता है और उसे समय सीमा दीदी सोती है तो फिर दीदी को दिक्कत होगी। इससे तो अच्छा होगा कि आप दीदी के कमरे में सो जाओ। यह सुनकर शारदा जी आंख निकाल कर बोली, अच्छा, तेरी बीवी वहाँ सो नहीं पाएगी और मैं, जिसकी इतनी उम्र हो चुकी है, वह सो पाएगी? देख तरुण, ज़्यादा बीवी का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे इसी ने ऐसा कहने के लिए कहा होगा। अरे तुझे बहन की हालत नहीं दिखाई देती क्या? अगर मैं इसकी तरह जवान होती तो ऐसा ख्याल रखती कि तुम सबको नज़र आ जाता। अपनी माँ का गुस्सा देकर तरुण ने नव्या को वहीं सोने के लिए कह दिया। सारी रात लाइट ऑन रही और सीमा मोबाइल चलाती रही। 3 बजे के बाद जब सीमा सोई तब कहीं जाकर नव्या सो पाई। मोबाइल की आवाज़ के कारण वह सो नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी देर से सोने के कारण सुबह उसकी आंख नहीं खुली। 6 बजे सासू माँ सीमा के कमरे में आई और धीरे से नव्या को जगाकर कमरे से बाहर आने का इशारा किया। नव्या बहुत गहरी नींद में थी और उठ नहीं पा रही थी, लेकिन सास के डर के कारण उसको बाहर आना पड़ा। उसके बाहर आते ही शारदा जी उस पर बरस पड़ी। आज कौन सा नया काम हो गया जो तू सुबह 5 बजे नहीं उठी? तुझे पता है ना कि मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और मुझे चाय चाहिए होती है।
नव्या ने आंखें मसलते हुए कहा कि मम्मी, दीदी रात को सोई नहीं और उनके मोबाइल की आवाज़ के कारण मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। 3 बजे के बाद सोई तो आँख कैसे खुलती? शारदा जी ने कहा, बहाने बनाना बंद कर और मुंह धोकर चाय बना। आज बिना नहाए इसके हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। 5 बजे उठती तो अब तक नहा धोकर चाय बनाती। नव्या बाथरूम में गई और मुंह धोकर सीधे रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। मुंह धोने के बाद भी उसको नींद आ रही थी और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि अब रोज़ ननद के कमरे में सोना पड़ेगा। वह सासू माँ को चाय देने के बाद नहाने की बजाय सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। बाद में शारदा जी अखबार उठा लाई, अखबार पढ़ने लगी। 8 बजे उन्होंने देखा कि इतना समय हो गया है और बहू दिखाई नहीं दे रही है, तो वह उसको ढूंढते हुए उसके कमरे में जा पहुंची और उसको सोते देखकर गुस्से में तमतमा गई। तू यहाँ पड़ी सो रही है, यह कोई वक्त है सोने का? अब तक तो घर का आधा काम हो जाता है, सफाई ही अभी तक नहीं हुई तो नाश्ता कब बनेगा? महारानी को सोने से फुर्सत मिले तब तो उठेगी। इन आवाज़ों से तरुण और नव्या दोनों ही उठ गए। अरे माँ, इतनी सुबह सुबह क्या बोल रही हो? यह तो देखो कि मैं सो रहा था। शारदा जी ने अपने बेटे को तुरंत डांट कर कहा, घर की जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। अरे जिम्मेदार आदमी को ऐसे नहीं थोड़ी होती है जैसे यह घोड़े बेचकर सो रही है। यह क्या तरीका है कि मुझे चाय देकर फिर यहाँ आकर सो गई? इस बार नव्या ने गुस्से में कह दिया कि मम्मी जी, आज मैं दीदी के कमरे में नहीं सोऊंगी। वह सारी रात जागती हैं और उनके मोबाइल की आवाज़ के कारण सामने वाले को भी नींद नहीं आती है। तरुण ने भी नव्या का साथ देते हुए कहा कि मम्मी, उसे अपनी जिम्मेदारी की समझ है, तभी वह ऐसा कह रही है। उसको पता है कि सवेरे जल्दी उठना होता है तो समय से सोना पड़ेगा। आप दीदी को बोलो कि समय से सो जाया करे। बेटे की यह बात सुनकर शारदा जी तुनक गई। अरे ऐसी हालत में नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है तो वह क्या करे? इसका मतलब यह तो नहीं कि उसको अकेले छोड़ देगी। कहीं कुछ हो गया तो उसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? माँ की ऐसी बातों को सुनकर तरुण खामोश रह गया और नव्या ने भी माथे पर हाथ रख लिया और फिर कुछ देर में उठकर साफ सफाई जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। तरुण ने बाद में नव्या से कहा कि नव्या, तुम दिन में सो जाया करो। इस बात पर नव्या उबल पड़ी। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मम्मी मुझे दिन में सोने देगी? और तुम्हारी बहन तो सोने पर सुहागा है। तुम्हारी माँ सो जाए तो बहन जागती रहती है, उसके लिए भी मुझे जागना पड़ता है। अभी तो तुम्हारी बहन देर तक सोएगी और फिर पूरा दिन मुझे चक्कर गिन्नी बना कर रख देगी। कहते कहते नव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और तरुण भी उसकी हालत समझ रहा था, इसीलिए कुछ नहीं बोला। सोच रहा था कि कैसे भी यह समय कट जाए और सीमा अपने घर चली जाए। अभी सीमा की डिलीवरी में 1 महीने का समय था और यह महीना बहुत मुश्किल से कटने वाला था। शारदा जी के ताने सुनते हुए और जाग जाकर सीमा की सेवा करते हुए जैसे तैसे नव्या ने यह महीना काट लिया और एक दिन सीमा को जल्दी जल्दी अस्पताल लाया गया जहां उसकी बेटा पैदा हुआ। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आखिर बेटा जो हुआ था, घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया और नव्या को सांस लेने की फुर्सत ना रही, क्योंकि बार बार चाय नाश्ता खाना यही सब करना पड़ रहा था। बेचारी रसोई से निकल ही नहीं पाती थी कि कोई और मेहमान टपक जाता था। जब सीमा अस्पताल से घर आई तो सासू माँ ने ऐलान कर दिया कि वह नाती होने की खुशी में एक बड़ा सा कार्यक्रम करेगी। शारदा जी ने नव्या से भी कह दिया कि बहू, अपने घर पर ठीक से समझा देना कि मेरी ननद को लड़का हुआ है, सबके कपड़े आने चाहिए और मेरे नाती के तो 5 जोड़ी कपड़े कम से कम आने चाहिए। पहले से इसलिए कह रही हूँ कि तेरे माँ बाप को लेने देने की अक्ल ही नहीं है। उनसे कहना कि मेरे नाती के लिए एक सोने की चीज़ भी ना लाए ना आए। यह सुनकर तो नव्या हैरान रह गई कि अभी तो उनकी बेटी को बेटा हुआ है तो यह मेरे माता पिता का इतना खर्चा करवाना चाहती है। अगर मुझे लड़का हुआ तो मेरे माता पिता से लाखों खर्च करवा लेगी। ननद रानी के ससुराल वालों को तो कोई लेना भी नहीं है, वह तो आराम से अपने घर बैठे हैं और पागल हमको बनाया जा रहा है। नव्या ने अपने पति तरुण से कहा कि तरुण, यह कहाँ तक सही है कि इनका बेटा होने का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जबकि यह कार्यक्रम उनके ससुराल में होना चाहिए।
आखिर उनके घर पोता पैदा हुआ है। अब तुम्हारी मम्मी कार्यक्रम करेगी और वह लोग मेहमान की तरह आएंगे। यह सुनकर तरुण बोला, नव्या, तुम्हें पता है जब मम्मी कोई जिद पकड़ लेती है तो किसी की नहीं सुनती। यह बात सुनकर नव्या खामोश हो गई कि कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तरुण ने कार्यक्रम की सारी तैयारियां की। जब सारे मेहमान आए तो नव्या के माता पिता भी आए। उन्हें देखकर शारदा जी बार बार उनके सामान पर नज़र डाल रही थी। वह तो जल्दी से देख लेना चाहती थी कि वह लोग उनकी बेटी के लिए क्या लाए हैं। नव्या के माता पिता सीमा के हाथ में सामान लेकर चले गए और शारदा जी ने जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद नव्या के माता पिता का लाया सामान देखा तो उन्होंने नव्या को सुनाना शुरू कर दिया। अरे, ये कैसे कपड़े लाए हैं? पता नहीं कौन सी पटरी मार्केट के कपड़े हैं। दुनिया को तो इतना पैसा दिखाते हैं तो क्या अपनी बेटी की इकलौती ननद को देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे? कितने सस्ते कपड़े नज़र आ रहे हैं। लेने देने की कोई तमीज़ भी नहीं है। यह नहीं कि किसी मॉल से शॉपिंग कर लेते। सास की यह बात सुनकर नव्या बुरी तरह तिलमिला गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि सीमा ने भी कहा, भाभी, यह सामान तो आप ही रख लो, ये मेरा इकलौता बेटा है। मगर देखो तो कितने घटिया कपड़े देकर गए हैं। सोने की चैन तो देखो कितनी हल्की सी है कि हवा से ही उड़ जाए। इससे तो कुछ लेकर ही ना आते। शारदा जी ने आंख निकालकर नव्या से कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुमको बता देना कि क्या क्या सामान और कैसा लेकर आना है, लेकिन मुझे पता है कि तूने कुछ कहा ही नहीं होगा, क्योंकि तुझे तो अपने माता पिता के पैसे बचाने हैं। इस सामान को अब उठाकर ले जा, वरना घर के बाहर फेंक दूंगी। अब नव्या को शारदा जी की बातें बर्दाश्त के बाहर हो गई और उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, लगता है कभी आप लोगों ने अच्छा कपड़ा पहने ही नहीं है, तभी आपको कपड़े देखकर भी समझ में नहीं आ रहा। यह कपड़े उस मॉल से आए हैं जहां जाने की आपकी औकात नहीं है, और आपकी बेटी जिसे यह चैन हल्की लग रही है, वह मेरा बच्चा होने में मुझे क्या देकर जाएगी, मैं भी देख लूँगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही शारदा की आंखें फाड़कर उसको देखने लगी। इतने में तरुण वहाँ गया तो शारदा जी बोली, तरुण, ज़रा देख तो ये महारानी क्या बोल रही है। तरुण ने भी कहा कि हाँ मम्मी, ये सच बोल रही है। अब नव्या भी माँ बनने वाली है। इस बात पर शारदा जी ने आंखें निकाल कर कहा, तू जाए फिर अपने मायके यहाँ क्यों पड़ी है। नव्या ने तुरंत बदले में उतनी ही ज़ोर से चिल्लाकर कहा, क्यों मम्मी जी, मैं मायके क्यों जाऊंगी? आपका बेटा भी तो बाप बनने वाला है, उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? और आप तो मेरी सास हो, आपको भी तो पोता मिलने की खुशी होनी चाहिए। नव्या का ऐसा बोलना शारदा जी को नागवार गुजरा और उन्होंने तुरंत नव्या को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तरुण ने उनका हाथ हवा में ही पकड़कर कहा, मम्मी, यह तो अब मैं आपको नहीं करने दूंगा। पहले भी आप इतनी बार ऐसा कर चुकी हो और मैं नहीं बोल पाया, लेकिन अब नहीं। उसकी तरफ देखो, वह अब प्रेग्नेंट है। क्या आपको ज़रा सा भी ख्याल नहीं है? शारदा जी ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे सब पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर ये वक्त चुना है क्योंकि सीमा यहाँ है। यह सुनकर नव्या ज़ोर से चीख पड़ी, मुझे इनके यहाँ होने से क्यों फ़र्क पड़ेगा? यह तो मेरा घर है, इनका घर तो उनका ससुराल है ना। मैं इनको देकर बच्चा पैदा थोड़ी करूँगी। शारदा जी ने आंख बबूला होकर कहा, देख बहू, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चा मायके में पैदा होता है। जैसे मेरी बेटी यहाँ आई है, तुझको भी मायके जाना पड़ेगा। इस बात पर नव्या ने भी चिल्लाकर कहा, हमारे यहाँ भी रिवाज है मम्मी जी कि बच्चा ससुराल में ही पैदा होता है, इसीलिए मैं मायके नहीं जा सकती। जैसे मैंने दीदी की सेवा की है, अब दीदी को भी मेरी सेवा करनी चाहिए। यह सुनकर तो जैसे शारदा जी के तन बदन में आग ही लग गई। क्या बकवास कर रही है, जुबान खींच लूँगी तेरी अगर कुछ और कहा। मेरी बेटी तेरी सेवा क्यों करेगी? उसका भी तो बच्चा है। बेचारी वह अपना बच्चा देखेगी या तुझे देखेगी? तू तो अपना ख्याल फिर भी रख सकती है। और क्या पता लड़का पैदा होगा या लड़की, जो इतनी गुलामी करवाना चाहती है।
शारदा जी की बात सुनकर नव्या की आंखों में अंगारे नजर आने लगे और उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। उसने भी गुस्से में कहा, मुझसे तो बड़ी सेवा करवाई आपने अपनी बेटी की, अब मेरी बारी आई तो आपकी बेटी बेचारी हो गई। यह भी तो अपना ख्याल खुद रख सकती थी, मगर इसने तो मुझे पागल बनाकर रख दिया था। सीमा कहने लगी कि मम्मी देखो मेरी क्या इज्जत हो रही है, आपकी बहू तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। नव्या ने भी चिल्लाकर कहा, तुम जैसे ही यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, फटाफट निकलो। नव्या का यह रूप देखकर शारदा जी बिलबिलाकर अपने बेटे पर बरस पड़ी। तरुण अंधा हो गया है क्या, देख नहीं सकता यह तेरी बहन की कितनी बेइज्जती कर रही है, उसे अपने ही घर से जाने को कह रही है। तरुण ने अपनी माँ को घूर कर कहा, मम्मी यह तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आपने नव्या से दिन रात काम करवाया और सीमा दीदी की सेवा करवाई, जब आपने एक बार भी नहीं नव्या के बारे में सोचा। बेचारी को अपने सांस तक लेने नहीं दी, ऊपर से उसको घर वालों के लाए हुए सामान के कारण उसकी इतनी बेइज्जती भी की। यही सब कुछ अगर आपने साथ सीमा दीदी की ससुराल में होता तो आपको कैसा लगेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि सीमा दीदी ने भी नव्या का कभी भी पक्ष नहीं लिया। भाई की बातें सुनकर सीमा तुरंत रोने का नाटक करने लगी। भाई सारी गलती मेरी है, जो मैं यहाँ आ गई, मुझे क्या पता था यहाँ पर मेरी इतनी बेइज्जती होगी। शादी के बाद मायका ख़त्म हो जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा की बात सुनकर तरुण चिल्ला गया, मायका जिंदा रखना अपने हाथ में होता है दीदी, अगर आपकी तरह सब लड़कियां करने लगी तो मायका नहीं बचेगा, यह बात याद रखना। मायके से लेने की चाहत मायका ख़त्म कर देती है। तरुण की यह बात सुनकर सीमा के होश उड़ गए और वह आंखें फाड़कर तरुण को देखने लगी। तो नव्या ने कहा, ऐसा क्या देख रही हो, सही गलत का तराजू तो तुमको दिखाई नहीं देता, तो भाई की बात भला कहाँ सही लगेगी। जाने कैसे ससुराल वाले हैं आपके, जिन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि पोता लेकर वापस आ जाओ। सासू माँ, अगर मेरे मायके में मुझे बेटा हो गया तो सोच लेना मैं लेकर कभी नहीं आऊँगी। जिन लोगों को मेरी फिक्र अब नहीं हो रही, उनके पास मैं बाद में आकर भी क्या करूँगी। ससुराल वाले लड़की को नौकरानी बनाकर रख दें और बच्चा मायके वाले पैदा करवाएं। कहते कहते नव्या जोर से दहाड़ पड़ी थी। अब तो तरुण भी नव्या का साथ दे रहा था, इसीलिए नव्या अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। दोनों की बातों ने शारदा जी को इतना शर्मिंदा कर दिया कि वह शर्म से पानी पानी हो गई। तभी घर में सीमा के पति अनंत का आना हुआ, जिसको अचानक घर में देखकर सब हक्के बक्के रह गए। अनंत ने सब कुछ सुन लिया था। उसने तुरंत कहा, नव्या भाभी, आपको पता है अभी तक किसी ने सीमा को घर आने के लिए क्यों नहीं कहा। अनंत का यह सवाल सुनकर तरुण और नव्या चौंके। तो अनंत ने कहा कि अभी तक किसी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि सीमा घर से जिद करके आई थी, जबकि मेरी माँ खुद सीमा का ख्याल रखना चाहती थी। ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है, मगर सीमा को चाहिए ही नहीं थी। इसीलिए पूछिए कि इस घर पर कौन सा काम करना पड़ता है, सब कुछ तो मेरी माँ करती है, मगर फिर भी इसको बच्चा पैदा करने यहाँ आना था। ऊपर से सासू माँ ने भी सीमा को लौटने के लिए नहीं कहा और यहाँ पर भी इतना बड़ा कार्यक्रम रख लिया। हमारे अंदर भी इस बात का गुस्सा है, क्योंकि हमें भी तो बेटे की खुशी उतनी ही थी और हम भी अपने घर कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आज मैं सब कुछ दरकिनार करके सीमा को लेने आ गया। शायद मैं बेवकूफ़ हूँ। अनंत के मुंह से इतना बड़ा खुलासा सुनकर तो तरुण के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई और वह गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखने लगा तो शर्मिंदा होकर नज़र झुकाकर खड़ी थी और उनके चेहरे से लग रहा था कि वह ये सब कुछ पहले से जानती थी। तरुण ने अपने जीजाजी से माफ़ी मांगी और फिर अपनी बहन को जमकर सुनाया कि तुमने एक बेटे से उसके पिता का प्यार क्यों छीना। तुमने जीजा जी को और उस पल से वंचित कर दिया जो बच्चे के पैदा होने से पहले हर पिता महसूस करना चाहता है। तुम पहले ही यहाँ क्यों आ गई? अरे पिता भी तो अपनी पत्नी के हर पल को महसूस करना चाहता है। ऊपर से अब भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। शुक्र करो कि जीजा जी आ गए। मैं होता तो नव्या को लेने कभी नहीं जाता। हम सबके लिए तुमने नव्या को कितना परेशान किया। दीदी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो मुझे आ रही है कि मुझे अपनी बड़ी बहन को ऐसा कहना पड़ रहा है कि उसमें इतनी समझदारी बाकी ही नहीं रही।
और इतना सब कर डाला। इसके बाद तो सीमा के मुंह पर जैसे ताला ही लग गया। ये सब देखकर नव्या के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। आज एक झटके में सास और नंद दोनों की अकल ठिकाने लग गई थी। उसके बाद सीमा पति के साथ वापस चली गई और नव्या आराम से तरुण के साथ रहने लगी। अब शारदा जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नव्या को कुछ कह सके। अब तो वह अपनी बहू के आगे पीछे घूमती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।